गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और लॉकडाउन में काफ़ी टाइम का यूज कर रहे होंगे आप लोग, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है। अभी बहुत ज़्यादा क्लासेज हैं नहीं अभी, ठीक। हाँ तो बच्चों देखो, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन, ठीक। ये बच्चों क्लास 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है और हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में बच्चों कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही हैं इससे। और इसमें काफ़ी वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम आते हैं, ठीक। नो डाउट काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर भी है। अभी तक आप जितने चैप्टर पढ़े होंगे और इसके बारे में आप जो पढ़ोगे तो थोड़ा आपको डिफरेंस पता चलेगा। इसमें कंसेप्ट का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, ठीक बच्चों। तो चलो हम लोग इसको शुरुआत करते हैं बिना टाइम लॉस किए हुए। अब इसमें बच्चों देखो, डायरेक्ट हम आपको सर्कुलर मोशन शुरू नहीं करने जा रहे हैं। कम से कम 2 से 3 लेक्चर हम आपको बेसिक डिस्कस करेंगे। तो बच्चों बेसिक है क्या, देखो यहाँ पर मैं दे रखा हूँ कि हम लोग जो शुरुआत करेंगे बच्चों यहाँ से, बेसिक आइडिया ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। क्योंकि बिना सर्कुलर मोशन का बेसिक आइडिया पढ़े हुए, बेसिक आइडिया लिए हुए आप रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ सकते हो, ठीक। तो वही चीज़ देखो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बेसिक काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। अब बच्चों देखो, उम्मीद करता हूँ कि सर्कुलर मोशन क्या होता है ये क्लास 9th में आप सब पढ़ चुके होंगे। कुछ नहीं कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर मूव करता हो, तो सर्कुलर पाथ कहने का मतलब क्या हो गया कि उसका एक सेंटर हो। उस सेंटर को बताओ बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट बोलते हैं, ठीक। उस पॉइंट के अबाउट वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेट करता है या रिवॉल्व करता है या क्या करता है, मूव करता है, ठीक। उसी पाथ को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ, या उसी मोशन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, ठीक। ये तो डिफिनीशन आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, ठीक। हम लोग को जो एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या पढ़ना है बच्चों, हो सकता है आपका अभी सर्कुलर मोशन शुरुआत नहीं हुआ होगा, ठीक। जब शुरुआत नहीं हुआ होगा तो वो चीज़ एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इसका बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि हम लोग क्या पढ़ना है। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको मोशन इन 1D में, काइनेमेटिक्स के मोशन इन 1D में एंड 2D आप पढ़ चुके होंगे। तो उसमें बच्चों आप देखो, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन। हम सर्कुलर मोशन को उसी के साथ कंपेयर करके पढ़ाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम बच्चों आपको सर्कुलर मोशन को डायरेक्ट पढ़ाना शुरू कर दें तो हो सकता है आपको कुछ टर्म उसमें समझ में आए और कुछ टर्म समझ में नहीं आएगा। बट उसको अगर कोरिलेट कंबाइन करके लीनियर मोशन के साथ पढ़ोगे, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं आने जा रहा। हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि अलग होगा, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। वो सब कुछ आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते कि मेरी लेक्चर को ध्यान से आपको सुनना है। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, लेक्चर के बाद आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक। तो देखो बच्चों कि मोशन इन 1D में या 2D में आप पढ़े होंगे कि देखो, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट मान लो एट t=0 का केस है। तो t=0 मतलब क्या हो जाएगा बताओ, ये इनिशियल कंडीशन होगा, ठीक। मान लो ये ऑब्जेक्ट t=0 पॉइंट ए से मूव करना शुरू किया, कितना इनिशियल वेलोसिटी u से, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आया एनी टाइम t में, क्या आ गया, एनी टाइम t, ठीक। इस कंडीशन को देखो बच्चों हम क्या बोल रहे हैं, फाइनल कंडीशन। ये पॉइंट B हो गया, यहाँ तक आया तो इसको वेलोसिटी देखो बच्चों v मिल गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो, मान ली कि इसका एक्सेलरेशन a है। ये सब आपका लीनियर पैरामीटर है, ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो। यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट मान ली s,
डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना मान लिए हम s। ठीक, तो ये सब आपका क्या है बताओ, लीनियर में पढ़ चुके हो बच्चों। ठीक, अब बच्चों इसको देखो हम कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, सर्कुलर के साथ। ठीक, थोड़ा सा समझने की इसमें कोशिश करना कि देखो ये आपका सर्कुलर पाथ हो गया, ये देखो फिक्स पॉइंट हो गया। इसी के अबाउट ऑब्जेक्ट क्या करता है, रिवॉल्व करता है या मूव करता है। ये पॉइंट ओ, इसको बताओ बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट, जो कि यही क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक, इसमें देखो जो भी पैरामीटर आएगा एंगुलर पैरामीटर आएगा, क्योंकि सारा का सारा टर्म रोटेशन का केस होता है, रोटेशन या रिवॉल्यूशन का केस होता है। खुद सोचो बच्चों कि रिवॉल्यूशन या रोटेशन मतलब क्या हो गया, एंगल बनाएगा सेंटर पर, इसके सर्कुलर पाथ पर क्या बनेगा, सेंटर बनेगा। ठीक, तो इसमें जो भी टर्म्स हम लोग डिफाइन करेंगे वो रोटेशन के टर्म में डिफाइन करेंगे। क्यों, कि मान लो किसी इंस्टेंट में मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है t=0 पर, फिर किसी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला गया एट एनी टाइम t पर, फिर किसी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट यहाँ चला आया, फिर यहाँ चला आया। तो हर एक केस में बताओ देखो सेंटर पर जो एंगल बन रहा, ठीक, मान लो किसी एक फिक्स पॉइंट हम मान लिए या इसी को मान लिए फिक्स पॉइंट। ठीक, फिक्स पॉइंट किसको मानते हैं जनरली, इनिशियल कंडीशन को। यहाँ से यहाँ तक देखो सेंटर पे एंगल क्या हो जाएगा, कुछ और होगा। यहाँ पर जब चला आएगा तो बताओ सेंटर पे एंगल क्या होगा, कुछ और बनेगा। ये θ1 मान लो, ये θ2 मान लो। जब यहाँ पर चला आएगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये देखो क्या हो जाएगा, θ3 हो जाएगा। ठीक, तो हर एक टाइम में ये ऑब्जेक्ट सेंटर पर अपना एंगल क्या कर रहा, चेंज करते जा रहा। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, इस एस को देखो बच्चों हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर बच्चों एक जो टर्म आएगा थीटा, इसको हम लोग बच्चों बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, क्योंकि रोटेशन का केस बन रहा है। ठीक, दूसरा देखो जो इसमें टर्म आएगा v, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। इसमें देखो अलग टर्म आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते ओमेगा। इसको देखो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा। इसको देखो बच्चों बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। आप तो लीनियर में पढ़ ही चुके हो कि अगर लीनियर वेलोसिटी s है तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, ds/dt। तो कुछ ऐसा ही रिलेशन यहाँ पर भी आएगा, वो चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। ठीक, एक और इसमें बच्चों टर्म आता है, इसमें लीनियर पैरामीटर में पढ़ेंगे ए बताओ क्या हो गया, लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन, तो बच्चों इसमें जो टर्म आता है वो अल्फा आता है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा। ठीक, इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक, कहने का मेरा बच्चों यहाँ पर मतलब ये है कि इसमें जितना भी पैरामीटर्स हम लोग डिफाइन करेंगे वो सब के सब एंगुलर के टर्म में डिफाइन करेंगे। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि जितना भी टर्म्स हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें, ये मेन आपका बेसिक 3 टर्म है, जितना भी टर्म हम एक्सप्लेन करेंगे वो सब को सब इस लीनियर पैरामीटर के साथ कंपेयर करके एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि आप लीनियर पैरामीटर पढ़ चुके हो मोशन इन 1D एंड 2D में, तो इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखो बच्चों बारी बारी से हम सारा टर्म एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो बच्चों एक्सप्लेन करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो देखो बच्चों मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके सामने, फिर उसके बाद हम उसको बाय डेफिनेशन हम आपको लिखवा देंगे। क्या पॉइंट्स है देखो डिस्कस करना चाह रहे हैं। इस सर्कुलर मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो देखो बच्चों सर्कुलर मोशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो ये हो गया कि यहाँ पर मान लो कि एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक स्टोन है, इसको बांध के हम रखे हैं और इसको फिक्स कर दिए यहाँ पर। इसके बाद देखो ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं, ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं।
ठीक, तो बताओ इस स्टोन का जो पाथ बन रहा है, बताओ वो क्या बन रहा है? सर्कुलर पाथ बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? सर्कुलर पाथ। ठीक, इस फिक्स पॉइंट और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। चाहे ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पर हो, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, हमेशा इसके और इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स है। तभी तो क्या बन रहा है बच्चों? ये सर्कुलर पाथ बन रहा है। ठीक, इस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस। फिक्स डिस्टेंस को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियस। ठीक, ये सब चीज़ हम आपको लिखवाएंगे डिफिनीशन में। दूसरी बात बच्चों, अब देखो दूसरी बात हम जो बोलने आपको जा रहे हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों? देखो यहाँ पर ये एक लाइन है। ठीक, इस लाइन के अबाउट देखो इसको हम फिक्स कर दिए और इसके अबाउट देखो अब रोटेट करा रहे हैं। इसके अबाउट देखो रोटेट करा रहे हैं, वो अच्छे से देखो रोटेशन नहीं हो पा रहा है। इसके अबाउट रोटेट करा रहे हैं। इसका भी देखो इस केस में पाथ जो बनेगा, बताओ बच्चों क्या बनेगा? सर्कुलर पाथ ही बनेगा। ठीक, हम आपको देखो समझाना चाह रहे हैं इस लाइन के बारे में। ये लाइन क्या है? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि पूरे रोटेशनल मोशन में इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। वो चीज़ थोड़ा बहुत हम अभी आपको यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं। एक ऐसा लाइन जो कि सर्कुलर पाथ के प्लेन पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। कहने का मतलब मेरा बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ मूव करेगा तो उसका प्लेन देखो बच्चों ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे मूव कर रहा। तो ये क्या हो गया बताओ? सर्कुलर पाथ के प्लेन। सर्कुलर पाथ का बच्चों क्या हो गया? प्लेन। एक ऐसा लाइन जो सर्कुलर पाथ के प्लेन पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। और जनरली बच्चों कहाँ से पास करता हो? इसके सेंटर से पास करता हो। उस लाइन को बच्चों हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में, क्योंकि पूरा सर्कुलर मोशन में आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन ही आएगा। ठीक, दूसरी बात बच्चों कि हम जो आपको सर्कुलर मोशन यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, बेसिक काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, आप गलती से ये मत समझ लेना ये सर्कुलर मोशन का टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। नहीं बच्चों, सर्कुलर मोशन में इसको जो पढ़ाएंगे, जो भी सर आपको बताएंगे, ठीक, या मैं भी अगर पढ़ाऊंगा तो और ज़्यादा डीप में ले जाकर पढ़ाऊंगा। ठीक, हम अभी इसमें से वो पॉइंट हम निकाल रहे हैं, वो सारा पॉइंट्स निकाल रहे हैं जो कि हमको रोटेशनल मोशन में उसका ज़रूरत है। ठीक, तो कभी भी ये कन्फ्यूजन मत रखना कि ये हम पढ़ा दिए मतलब सर्कुलर मोशन आपका कंप्लीट हो गया। नहीं, हम इसमें से वो पॉइंट्स निकालेंगे जो कि हमको रोटेशनल मोशन में डायरेक्ट यूज है। ठीक, तो चलो बच्चों आगे अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट पता चला होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में, और अच्छे से देखो बच्चों इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक, तो चलो इसका बेसिक डिफिनीशन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ तो बच्चों देखना, डिफिनीशन ऑफ द सर्कुलर मोशन, देखो बच्चों डिफिनीशन वही है जो आपको मैं भी जस्ट समझाया हूँ। ठीक, तो दो केस लेंगे, एक पॉइंट का, दूसरा क्या है? फिक्स लाइन का। फिक्स लाइन वही कि सर्कुलर पाथ के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा और जनरली कहाँ से पास करता है? इसके सेंटर से। उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन, इस फिक्स लाइन को देखो क्या बोलते हैं? एक्सिस, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट और लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब यहाँ से लेकर चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, हमेशा ये डिस्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक, उस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर मोशन। और इस वैल्यू को बताओ हम लोग क्या बोलते हैं? जो फिक्स डिस्टेंस उसको बताओ क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये पॉइंट का केस है और ये बताओ बच्चों क्या है? एक्सिस का केस है। ठीक, इसका भी सेम वही सिचुएशन बनेगा। ठीक,
हाँ तो बच्चों देखना कुछ डिफिनीसन है। डिफिनीसन देखो वही है बच्चों जो लीनियर पैरामीटर में कंपेयर करके हम आपको बताए थे कि लीनियर पैरामीटर में तुम्हारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एस, लीनियर वेलोसिटी बताओ क्या होता है वी, और लीनियर एक्सेलरेशन बताओ क्या होता है ए। तो इसमें बताओ सर्कुलर में मतलब एंगुलर के केस में बताओ क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, फिर बताओ एंगुलर वेलोसिटी बताओ बच्चों क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ बच्चों क्या होगा, अल्फा। तो इसी के पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम लोग रिलेशन और फार्मूला देखेंगे। तो देखो बच्चों जैसा कि डिफिनीशन इसका देख रहे हो, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, थीटा होगा डेल्टा थीटा या डी थीटा, सब कुछ अब जैसा एज इट इज है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग ये नोटेशन यूज कर सकते हैं, ठीक। तो क्या देखो इसका डिफिनीशन है, इट इज द एंगल मेड और सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ और सर्कुलर आर्क व्हाइल परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। कुछ नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो आप एंगल का डिफिनीशन पढ़े होगे मैथ में, वही बच्चों यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। कुछ भी एडवांस यहाँ पर इसका डिफिनीशन नहीं है। याद करो बच्चों कि देखो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो देखो एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव करे सर्कुलर पाथ पर, ठीक। ये इसका सेंटर हो है, मान लो t = 0 पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक। इनिशियल पॉइंट को हम फिक्स कर दिए, फिर किसी टाइम में मान लो ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पर चला आया, ठीक। तो ये जो आर्क बना, ये जो ए बी आर्क लेंथ जो बना, ये सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, थीटा। इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान डिफिनीशन है, ठीक। यहाँ पर देखो कंप्लीट सर्कल है, यहाँ पर क्या है, सर्कुलर आर्क है, ठीक। ये दोनों आपका डिफिनीशन हो गया किसका बताओ बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। किसका डिफिनीशन हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। और भी देखो बच्चों इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोग को समझना है। मेन बच्चों इसमें जो पॉइंट्स समझने वाला है, डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि केवल इसका डायरेक्शन आपको समझने की ज़रूरत है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन समझने की ज़रूरत है। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन समझने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ इसी पे बेस्ड है। इसका डायरेक्शन बच्चों अच्छे से समझना, ठीक। मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से समझाने के लिए, ठीक, क्योंकि इसमें से एक पॉइंट हम लास्ट में निकाल के लाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक। हो सकता है वो चीज़ आपको अभी तक कन्फ्यूजन हो, बट जब हम डायरेक्शन ये बताएंगे तो वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले अब इसके बाद देखो डिस्कस करने जा रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हाँ तो बच्चों देखना, डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहली बात देखो, इसका डायरेक्शन जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे बच्चों, अलोंग द एक्सिस, ठीक। और एक्सिस क्या होता है बच्चों, हम आपको बता दिए कि एक ऐसा लाइन जो सर्कुलर पाथ के प्लेन पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और कहाँ से पास करता हो, सेंटर से, ठीक। इट में भी डायरेक्शन क्या हो सकता है, अंदर की तरफ, मतलब कि वो लाइन उस सर्कुलर पाथ के अंदर की तरफ हो सकता है और बाहर की तरफ। ये हो गया अंदर और ये हो गया क्या, बाहर की तरफ, ठीक। इट मे बी डिपेंड अपॉन, डिपेंड किस पर करता है, सिचुएशन पर, कि वहां पर क्या सिचुएशन बन रहा है, ठीक। बच्चों देखो इसके बारे में थोड़ा हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन देखो क्या होता है। इमेजिन करो बच्चों कि ये सर्कुलर पाथ का प्लेन है बच्चों, ये सर्कुलर पाथ का प्लेन है, ठीक। और ये देखो इसका एक्सिस है, ठीक। तो एक्सिस में देखो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ क्या होगा, मान लो ये पॉइंटेड पेन है, मान लो कि इसका एक्सिस इस, मतलब इसका डायरेक्शन इस एक्सिस के लॉन्ग और बाहर की तरफ है। तो बताओ फ्रंट देखोगे इसका, सॉरी टॉप व्यू देखोगे सामने से, तो बाहर की तरफ में बताओ बच्चों क्या दिखाई देगा, एक पॉइंट दिखाई देगा।
इस पॉइंट को बच्चों देखो हम लोग क्या बोलते हैं, डॉट। ये पढ़े होंगे आप वेक्टर में, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। हालांकि वो डॉट नहीं है यहाँ पर, इस रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब आपको एक पॉइंट दिखाई देगा और उस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, डॉट डायरेक्शन। ठीक, देखो इसको सामने से देखोगे, ऊपर टॉप व्यू देखोगे तो बाहर की तरफ निकल रहा है, तो बाहर की तरफ निकल रहा मतलब क्या दिखाई देगा आपको, पॉइंट, और पॉइंट मतलब डॉट दिखाई देगा। अगर यही अंदर की तरफ जाता, ये पॉइंट अंदर की तरफ जाता, तो बताओ आपको क्या दिखाई देता, बैक पोर्शन, बैक पोर्शन। और इसको टॉप व्यू देखोगे तो यहां पर देखना, इसको हम लोग बैक पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्रॉस। इसको देखो क्या बोलते हैं बच्चों, क्रॉस, या इसी को इनवर्ड डायरेक्शन भी बोलते हैं। तो देखना डॉट और क्रॉस का मतलब बहुत आसान है बच्चों। डॉट का मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन और क्रॉस का मतलब इनवर्ड डायरेक्शन, और ये हमेशा किधर दिखाई देंगे, हम लोग डिफाइन करेंगे अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। दूसरी बात बच्चों, इसका डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग होता है, इसलिए बच्चों इसको देखो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं। इट्स डायरेक्शन इज फाइंड विथ द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। बच्चों ये राइट हैंड थंब रूल आप क्लास 11th के वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में भी पढ़े होंगे, क्लास 10th में मैग्नेट में आप पढ़े होंगे। याद करो, इंडक्शन मोटर जनरेटर में आप हम लोग जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करते थे। ठीक, अगर बच्चों नहीं पता है तो देखो मैं बता देता हूं कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। इस फिंगर्स को आप फ्री रखो जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट देखो सर्कुलर पाथ में दो ही केस हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करे, तो इस डायरेक्शन को देखो क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करे, तो इस डायरेक्शन में बताओ क्या हम लोग बोलेंगे, इसको क्लॉकवाइज। ठीक, तो इस फिंगर्स को मूव कराओ जिधर ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो देखो इधर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा किसका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। बहुत आसान इसका डायरेक्शन है, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिंगर्स को मूव कराओ अलोंग द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो थंब का डायरेक्शन होगा वही आपको डायरेक्शन क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक, तो ये थंब हमेशा याद रखना कि इसके प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो कि किसके बराबर होगा, एक्सिस के बराबर होगा। ठीक, इस केस में देखो फिंगर्स को मूव करा रहे हैं, तो थंब इसके प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, बताओ किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। ठीक, इधर मूव कराओगे तो बताओ ये थंब किधर है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब बताओ क्या बनेगा, डॉट। तो देखो इसके अगला इक्विवेलेंट फिगर में देखो यहाँ पर डॉट दिखा दिए। ठीक, डॉट मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन, क्या है, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक, उसी तरह देखो फिंगर्स को मूव कराओ किधर, मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इसमें देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा, मतलब थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। अंदर मतलब क्या, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड। यहाँ पर बताओ अंदर को हम क्या बोले थे, क्रॉस बनता, अंदर में क्या बनता है, क्रॉस। तो ये इनवर्ड हो गया, और ये बताओ क्या हो गया, आउटवर्ड डायरेक्शन। इसमें देखो मेन जो समरी पॉइंट है बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि मेन समरी पॉइंट देखो ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते हैं वो एंगल के टर्म में, कि कितना एंगल बना रहा है सेंटर पर, और जो डायरेक्शन बच्चों इसका डिफाइन हम लोग करते हैं वो डायरेक्शन बच्चों किसके हेल्प से डिफाइन करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। मतलब कि इसका डायरेक्शन ऑलवेज बच्चों डिफाइन होगा अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। वो मे भी क्या हो सकता है, अंदर की तरफ हो सकता है, और मे भी बाहर की तरफ। अंदर की तरफ होगा तो हम लोग उसको क्या, इनवर्ड को क्या बोलेंगे, क्रॉस से डिफाइन करेंगे, और बाहर की तरफ होगा तो आउटवर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से। ठीक, बहुत आसान लैंग्वेज में इसको हम लोग डिफाइन कर दिए। अब आगे फिर इसके बारे में भी और भी कुछ पॉइंट्स है, देखो बच्चों वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
हाँ तो बच्चों देखना, अगला जो टर्म है बेसिक पॉइंट है, ये चीज़ आपको पता भी होगा, एसआई यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक बच्चों याद करो, आप फिजिक्स क्लास 11th का फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, उसमें बच्चों आपको बताया गया होगा कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स या क्वांटिटी। ठीक, उसके बाद ये भी बताया गया कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स या क्वांटिटी होता है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होता है। उसी सप्लीमेंट्री यूनिट्स में से ये भी एक होता है प्लेन एंगल। याद करो बच्चों, प्लेन एंगल का ये डिफिनीशन भी बताया गया होगा। ठीक, यही चीज आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जैसा कि ये सर्कुलर आर्क है, इस ए बी को बताओ हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। ए बी को बताओ बच्चों क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। ठीक, आर बताओ बच्चों क्या है, रेडियस। आर बताओ क्या है बच्चों, रेडियस। तो ये आर्क लेंथ देखो एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो थीटा बराबर देखो हम लोग जानते हैं बाय मैथमेटिकल ये रिलेशन, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय में रेडियस। तो आर्क लेंथ यहाँ पर बताओ कितना है, एस डिवाइडेड बाय में रेडियस आर। तो इसका जो यूनिट होता है वो बताओ बच्चों क्या होता है, रेडियन। शॉर्ट फॉर्म में बताओ बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, आर ए डी, रेडियन शॉर्ट फॉर्म में। डायमेंशन भी बच्चों बताने की जरूरत नहीं है कि कभी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन निकालना होगा तो उसको क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में डाल देंगे, फिर उसके बाद उसका जो भी फार्मूला उसका फार्मूला लिखेंगे। यहाँ पर देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एस बराबर क्या हो जाएगा, बाई यहाँ पर जो डिफिनीशन वो डिफाइन किया, जो रिलेशन डिफाइन किया उसके हिसाब से एस डिवाइडेड में क्या होगा, आर। अब बताओ एस का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा क्या होगा, एल, और नीचे में भी एल। तो बताओ दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली इसका डायमेंशन बताओ क्या हो जाएगा, m0 l0 t के पावर 0। इसको बताओ क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखना बच्चों, यहाँ पर नोट करके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने लिखा हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट देखो बोल रहा हूँ बच्चों कि मैक्सिमम बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता। क्या है बच्चों, देखना यहाँ पर कि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन और रोटेशन द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में मान लो कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ को एक बार कंप्लीटली मूव कर गया, रिवॉल्व कर गया, तो तुरंत लोग बोल देता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ये गलत स्टेटमेंट है बच्चों। क्यों गलत स्टेटमेंट है मैं आपको बता रहा हूं कि देखो, जस्ट हम आपको थोड़ा देर पहले बताएं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कौन डिफाइन करता है, एंगल डिफाइन करता है। तो ये जो सर्कुलर पाथ इस पर ऐसे जो मूव कर रहा है, ये बताओ बच्चों ये क्या डिफाइन करेगा, उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करेगा। अब बच्चों बताओ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो बताओ उसका मैग्नीट्यूड कभी 0 हो सकता है, नहीं। 0 कब होगा वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, कि जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह कोइंसाइड कर जाए, एक ही जगह रुक जाए, ठीक, एक ही पॉइंट पर लाई करे। इस केस में आप खुद सोचो बच्चों कि मान लो ऐसा समझो कि इसके पेरीफेरी मतलब इसके सरकमफेरेंस पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, ठीक। तो बताओ ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिए, इसको एक बार इस ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करा दो, क्या बताओ बच्चों कि इसका इनिशियल पॉइंट मतलब इसका जो डायरेक्शन है इस एक्सिस के लॉन्ग, क्या बताओ उस केस में जब एक बार ये रिवॉल्व कर जाएगा बच्चों, एक बार रोटेट कर जाएगा बच्चों, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या सेम रहेगा, नहीं बच्चों, कुछ ना कुछ। अगर देखो इसको ऐसे रोटेट कराओगे तो ये कौन सा रोटेशन है बताओ, ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, और इसको ऐसे रोटेट कराओगे तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ। तो इसका डायरेक्शन बच्चों इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, यही कंफ्यूजन होता है अक्सर।
लोग सोचता है कि इसका डायरेक्शन इसी पर डिपेंड करता है। तो क्या करता है कि एक बार रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर गया, रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर गया मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, एक ही जगह आके क्या हो गया, एक ही जगह आके क्या कर गया, वो कॉन्साइड कर गया। अब एक ही जगह कॉन्साइड कर गया मतलब कि क्या हो गया, जीरो। अरे भाई मेरे, इसका जो डायरेक्शन है वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड इस पर डिपेंड करता है कि कितना एंगल बना रहा। इसका डायरेक्शन एक्सिस के लॉन्ग डिपेंड करता है। यही रीजन है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कभी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। कितना होता है बच्चों, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बच्चों 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। कितना होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर। क्यों, क्योंकि एक बार जब रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर जाएगा बच्चों, तो बताओ ये सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। ठीक, इसका ऐसा यूनिट बताओ क्या होता है बच्चों, रेडियन। मतलब कि 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। ये याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर आगे हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक, हाँ इसमें देखो कौन सा वैल्यू जीरो होता है, तुम्हारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो होता है। क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या होगा, इसी के लॉन्ग डिफाइन होता है। ठीक, एक चीज और ध्यान देना बच्चों कि कभी भी कर्व पाथ पर अगर इस कर्व पाथ को बहुत छोटा छोटा सेगमेंट में अगर हम तोड़ते हैं, मतलब बहुत छोटा छोटा पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे, तो ये जो छोटा छोटा पार्ट जो होता है वो कैसा बिहेव करता है, लीनियर की तरह। बताओ बच्चों कैसा बिहेव करता है, ये लीनियर की तरह। ठीक, तो इसमें देखो बच्चों लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इसके लॉन्ग डिपेंड करता है। और एक बार कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाता है, इसलिए इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बट कोई भी आपसे पूछेगा कि बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो किसके बराबर होगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन के बराबर। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दिखना कि कुछ, देखो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस केस में देखो ये कौन सा रोटेशन है, ऑब्जेक्ट कौन सा डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, बताओ एंटी क्लॉकवाइज में। इसमें अगर वैल्यू लिखोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तो 2 पाई रेडियन, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन बताओ इसमें क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल, मतलब थंब क्या बाहर की तरफ निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉट, बाहर की तरफ मतलब डॉट से डिफाइन करेंगे। अगर मान लो यहीं पर तुम्हारा ऐसा सिचुएशन बनता कि ऑब्जेक्ट देखो इस केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और हम तुमसे पूछे कि बताओ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अभी भी मैग्नीट्यूड वाइज बताओ ये वैल्यू कितना होगा, 2 पाई रेडियन। बट डायरेक्शन बताओ बच्चों क्या होगा, अंदर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्रॉस, और ये क्या होगा, डॉट। डॉट का मतलब बाहर की तरफ और क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। ठीक, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। ठीक, और बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो भी इसका डेफिनेशन 2 और बच गया है, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अगले एक लेक्चर में। फिर बच्चों इसमें और कुछ छोटा छोटा रिलेशन है जो कि रिलेशन हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद बच्चों इस पर फार्मूला हम लिखेंगे, वो फार्मूला जो लिखेंगे जो बताएंगे आपको वो टोटली कंपेयर करके बताएंगे लीनियर पैरामीटर के साथ। ठीक, फिर उसके बाद उस पर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक, मतलब रोटेशनल मोशन, एक्चुअल जो रोटेशनल मोशन शुरू होने वाला है अभी कम से कम 2 से 3 लेक्चर के बाद ही शुरू होगा। ठीक है बच्चों, आज मेरा फर्स्ट क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास बोल सकते हो। ठीक, तो इसको काफ़ी एंजॉय करो, कोई दिक्कत हो हमको ज़रूर कॉल करो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो, डिस्कस करो मेरे साथ। ठीक, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ओके, थैंक यू।